This is really truly a historic moment, and I'll tell you why very quickly. जुलाई 2017 की बात है कि सतीश उके जी मेरे पास आए। ये एक एक्टिविस्ट हैं और लॉयर भी हैं और मेडिकल उसमें एक्सपर्ट भी हैं। तो इन्होंने मुझे बड़ी एक अजीब सी बात बताई जो मैंने अपने पास तक रखी, किसी को बताई नहीं, क्योंकि मैं खुद डरा हुआ था। इन्होंने कहा कि उस समय जब ये बात लोया जी की सिस्टर ने वीडियो में बताई और जब ये मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि उस समय दो लोग 2014 में इनके पास आए थे। एक थे एक एक्टिविस्ट लॉयर खंडालकर और दूसरे थे एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज तोम्बरे। वो इनसे मिले और उन्होंने कहा कि जज लोया साहब आपसे कुछ आग्रह करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या? बोले ये वो डरे हुए हैं और वो निष्पक्षता के साथ अपना फैसला करना चाहते हैं कि वो एक अहम मुद्दा उनकी कोर्ट में है, सोहराबुद्दीन का मुद्दा आप जानते हैं, और वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आप एक एक्टिविस्ट लॉयर हो, तो आपकी मदद लेना चाहते हैं कि किसी तरीके से जो प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है उसको नज़रअंदाज किया जाए, उसको डाइवर्ट किया जाए। और खंडालकर साहब और तोम्बरे साहब नागपुर के हैं, तो वो लॉयर साहब को अच्छी तरह से जानते थे। उनके द्वारा ये मैसेज आया और वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिन के बाद किसी और जगह ये तीनों लोग गए और एक और शख्स आया और मोबाइल फ़ोन के साथ उन्होंने जज लोया साहब के साथ बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की। और जज लोया साहब ने इनको बताया कि मैं बहुत भारी प्रेशर में हूं और मेरे पास एक ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा गया है और लोग चाहते हैं कि मैं 31 अक्टूबर से पहले उस ड्राफ्ट ऑर्डर के ऊपर दस्तखत कर दूं। नहीं, मैं तो एक साधारण सा जज हूं, मैं इस प्रेशर में इसमें पड़ना नहीं चाहता, मैं सच्चाई में एक फैसला करना चाहता हूं। तो आप मेरी मदद कीजिए। आपने कई ऐसी संघर्ष किया है लोगों के साथ, आपने पहले भी मुकदमे लड़े हैं, आप विसल ब्लोअर हो, मेरा भी थोड़ा मेरी मदद कीजिए। तो इन्होंने उनसे कहा कि देखिए मैं इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो मैं कैसे आपकी मदद कर पाऊंगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश ज़रूर करूंगा। तो उसके बाद ये वापस जब चले आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली आए और दिल्ली आकर एक सीनियर एडवोकेट के साथ मिले ताकि उनकी सलाह भी इनको मिल जाए। तो ये तीन लोगों ने दिल्ली आना था, खंडालकर, तोम्बरे और सतीश उके साहब। लास्ट मिनट पे खंडालकर साहब नहीं ज्वाइन कर सके क्योंकि उनका मुकदमा लग गया था, लेकिन तोम्बरे साहब और ये दिल्ली आए और इनकी जो फ्लाइट की टिकट्स हैं वो भी एविडेंस हमारे पास है। और यहाँ वो 3-4 दिन रहे, एक होटल में रहे, वो भी एविडेंस इनके पास है, वो भी हम जानते हैं कि यहाँ रहे। उसके बाद एक सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के साथ भी मिले और वो जो इतनी देर में वो जो ड्राफ्ट ऑर्डर था वो उनकी कॉपी भी खंडालकर साहब ने इनको दे दी और इन्होंने प्रशांत भूषण साहब को वो बात दे दी, ऑर्डर भी दे दिया कि ऐसे ऐसे ये बात है, ऐसे ऐसे प्रेशर पड़ रहा है लोया साहब के ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रशांत भूषण जी ने ये सब बात सुनी, लेकिन कहा कि मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज नॉट इनफ एविडेंस टू मूव फॉर मी टू मूव द कोर्ट। तो ये निराश होकर वापस चले गए। तो फिर आप जानते ही हो, लोया साहब नागपुर गए और 30 नवंबर की रात को या 1 दिसंबर 2014 की बात है, तो उनका देहांत हो गया। कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, किसने किया, किसने नहीं किया, नेचुरल डेथ थी नहीं थी, इसके बारे में तो आज हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं ये कुछ अपनी ही
कहानी बताते हैं। तो उसके बाद लगभग 2015 में, अक्टूबर 2015 में खंडालकर साहब का इनको फोन आया, इनके साथ संपर्क हुआ। बोले कि ऐसा है कि मुझे भी नागपुर से धमकियां मिल रही हैं, मेरी जान भी खतरे में है। शायद उन लोगों को मालूम हो गया था कि वो जो ऑर्डर की कॉपी है वो लोया साहब ने इन लोगों को दे दी है। तो इन्होंने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूं। तो ये नोट कर लीजिए डेट, 29 नवंबर 2015 को खांडलकर साहब को 8 स्टोरी बिल्डिंग से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गिरा दिया गया और उनकी मौत हो गई। 29 नवंबर 2015, 8 स्टोरीज। उनकी फैमिली ने, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट भी है, आप गूगल कर सकते हो, उनकी फैमिली ने कहा कि ये सरासर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, ये मर्डर है कहा गया। और 2 दिन के बाद वो बॉडी मिली, छुट्टियां थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की छुट्टियां थी, 2 दिन के बाद बॉडी मिली। तो कब उनकी मृत्यु हुई ये हम नहीं जानते। ये है 29 नवंबर 2015 की बात। फिर अगले साल, उसके अगले साल तोमरे साहब ने इनको फोन पे और बाकी इनको बोला कि भाई मेरे भी जान खतरे में है, मुझे भी वही लोग, नागपुर के लोग, और उसमें 2 लोगों के नाम आए, 2 लोगों के नाम दिए कि इन 2 लोगों ने हम धमकियां दे रहे हैं। वो नाम भी इनको बताए गए। और ये फिर मई की बात है, 16 मई 2016 में थोम्बरे का भी देहांत हो गया। वो सुना है कि वो एक रेलवे जर्नी कर रहे थे, अपर बर्थ से गिर गए और उनकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई और उनकी मृत्यु हो गई। 16 मई 2016। तो ये बात और ये वाक़या अपने आप में एक अद्भुत कहानी आपके सामने पेश की गई है। अब हमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ था। और फिर हाल ही में इनके अपने दफ्तर में, हालांकि इनका घर, इनका शेड है, दफ्तर शेड के नीचे है, तो इनका घर कोई 50 कदम दूर है। तो एक दिन ये अपने दफ्तर से निकले और 2 मिनट बाद कोई 500 टन का कोई सरिया वगैरह इनके शेड पे गिर गया और शेड खत्म हो गया। ये यहां बैठे हुए हैं। तो हिंदुस्तान में ये हो रहा है। और आज हम आपके पास क्यों आए हैं? 3 वकील क्यों आए हैं? क्योंकि जिस देश में वकील बरादरी जो लोगों के हकों की हिफाजत में खड़ी रहती है, अगर वो टारगेट बन जाए, और जिस देश में जो संगीन मामले जज के आगे लगे हुए हैं वो टारगेट बन जाए, तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? लोया साहब की सिक्योरिटी, जब वो नागपुर गए उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई। तो पत्रकार तो हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं और वकील भी जनता के साथ खड़े रहते हैं और जज भी जनता की हिफाजत करना चाहते हैं। जब पत्रकार भी खतरे में हो, जज भी खतरे में हो, वकील भी खतरे में हो, तो लोकतंत्र को बहुत भारी खतरा है। तो अब हम आपको, ये तो हमने मामले, ये मामले पब्लिक डोमेन में पहले नहीं है, ये मुझे मालूम था, तो मैंने सोचा कि वक्त आ गया है आप सबको बताने का। हमने एक, अब जो जज लोया कैसे वहां पहुंचे, नागपुर में किस जगह रहे, कोई पता नहीं। वो जो वीआईपी जहां गेस्ट हाउस है, जहां सब वीआईपी लोग रहते हैं, उसका ओरिजिनल रजिस्टर हमारे पास है। उसमें यह नहीं मालूम कि जज लोया वहां रहे कि नहीं, उनका वहां कोई
किसी कॉलम में उनका नाम नहीं है, रजिस्टर के कॉलम में नाम नहीं है। कैसे वहां पहुंचे ये भी नहीं मालूम, हवाई जहाज के द्वारा पहुंचे, रेलवे से द्वारा पहुंचे, ये भी नहीं मालूम। पोस्टमार्टम हुआ, उसके बारे में सतीश आपको खुद बताएंगे, लेकिन इस समय ये वाक्य बताने के बाद मैं आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं। 5-7 मिनट लगेंगे, आप वो देखिए। हाँ, how do I explain? I can't see. Can I just go there? Yeah. It's all right, don't worry. So a serious threat to justice, some serious questions unanswered, some important facts will be placed in public domain, lack of police investigation to cover up issue of suspicious death of Judge Loya. Next, please. 27 September 2012, Honorable Supreme Court transferred Sohrabuddin Sheikh fake encounter case out of Gujarat State to Special CBI Court, Bombay. Why was Judge J.T. Utpat, Judge Loya's predecessor in Sohrabuddin fake encounter case, transferred from hearing the case despite Supreme Court order specifying that the same judge will hear the matter from beginning to the end? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो जज सोहराबुद्दीन का केस सुन रहा है उसका तबादला नहीं होगा, उसकी ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन फिर भी मोहित शाह साहब, जिनके ऊपर लोया की सिस्टर ने आरोप लगाया है 100 करोड़ का उन्होंने ऑफर किया, मोहित शाह साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने जज की ट्रांसफर की और जज उत्पत वहां जो थे जज उनकी ट्रांसफर की, क्योंकि ये मोहित शाह ही बता सकते हैं। जज लोया वॉज वर्किंग एज रजिस्ट्रार, उस समय रजिस्ट्रार बॉम्बे हाई कोर्ट में ये काम कर रहे थे मोहित शाह के नीचे। तो मोहित शाह और लोया साहब अच्छी तरह से आप एक दूसरे में वाकिफ थे। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो है आपको मालूम ही है कि उनकी सिस्टर ने और उनके पिताजी ने, जज लोया के, ये आप सुन चुके होंगे, उन्होंने बयान दिया है। और बयान आप सुनना चाहते हैं? हाँ, तो वो बयान आप सुना दीजिए। इसको ऑन कर दें। तभी मैंने कहा था ना, इसको चेक कर लेते। This is playing on this. You can just put the volume up. नहीं इस पे प्ले करना, वॉल्यूम इसका आप कर दिया, प्लेइंग आ गया चलिए। This is okay. आणि जो निकाल खरा असेल तो निकाल मिळेल. तर नंतर ह्या एका महिन्यात त्यांना खूप प्रेशर देत होते की नाही लवकरात लवकर या 30 डिसेंबरच्या आत निकाल पाहिजे. आमिष म्हणजे त्यांना आमिषच होतं की 100 कोटी रुपये तुम्हाला देतो, तुम्ही ही पॉझिटिव्ह आमच्याकडून हे सांग. मोहित शाह म्हणजे तो चीफ जस्टिस आहे, तो सांगायचा स्वतः की, आणि सिव्हिल ड्रेसमध्ये रात्री अर्ध्या रात्री बोलू. हे तुम्हाला कोणी भावाने सांगितलं? भावाने सांगितलं. म्हणजे लाच वगैरे देऊ केली होती वगैरे हे तुम्हाला त्यांनी कधी सांगितलं? हाँ, वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें लिखा है, आपको छोड़ दें, इसको बंद कर दें। तो कहने का मोटी मोटी बात जो कही गई वो ये है कि मोहित शाह साहब ने इनको 100 करोड़ का ऑफर किया
ये उनकी बहन कह रही है, और ये जज लोया साहब ने बहन को बताया कि 100 करोड़ का ऑफर हुआ, और साथ साथ ये भी कहा कि आप जो अगर ज़मीन वमीन चाहते हो मुंबई में और फ्लैट वैट चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा, और 100 करोड़ आपको नागपुर से मिल जाएंगे। ये बात सिस्टर ने वीडियो में रखी है। हम अब सवाल पूछना चाहते हैं, और ये सवाल जुडिशरी के ऊपर है कि जब आपको ये बात पता चली, जब उनकी बहन ने ये बयान दिया, तो आपने हाई कोर्ट ने, मुंबई के हाई कोर्ट ने बॉम्बे के हाई कोर्ट में एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च किया? तब जुडिशरी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्यों नहीं टेकअप की? मामला जुडिशरी ने क्यों नहीं टेकअप किया? अपने जज, अपने परिवार में किसी की हत्या हो जाए, इनका परिवार है ना, हत्या हो जाए, और एक बहन कहे कि भाई ने कहा कि एक एक्स चीफ जस्टिस ने 100 करोड़ की ऑफर दी और उसके ऊपर एफआईआर ना हो। सुप्रीम कोर्ट का आपको मालूम है एक नॉर्म है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट देता है विच इज द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसकी एफआईआर करना लाजमी है, अनिवार्य है। तो जुडिशरी ने क्यों नहीं की? किसका बचाव हो रहा था? क्यों बचाव हो रहा था? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, नहीं मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। चलिए, और फिर हाँ, ये भी मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। देन सिक्योरिटी, हाँ, फिर ये जो अगला दीजिए आप, सिक्योरिटी वाला, नवंबर 2014 का सिक्योरिटी, जज लोया की सिक्योरिटी वापस ले ली गई जब वो नागपुर गए। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। कोई ग्राउंड नहीं थी। कह रहे थे कि भाई उनका जो सिक्योरिटी अफसर था वो बीमार था, तो अगर बीमार हो जाता है कोई सिक्योरिटी अफसर तो दूसरा सिक्योरिटी अफसर दिया जाता है, लेकिन वो कोई दूसरा अफसर नहीं है, वो विदाउट सिक्योरिटी नागपुर गए। वो सीबीआई के जज थे, सीबीआई की केस हैंडल कर रहे थे ना, सोराबुद्दीन सीबीआई का स्पेशल जज थे ना, वो सिक्योरिटी वापस चले। जी लिखा है, यू आर इन्फॉर्म दैट नो सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड टू ऑनरेबल BH लोया, जज ऑफ CBI कोर्ट, फ्रॉम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ड्यूरिंग पीरियड 24/11/2014 to 2/12/2014, 30th November and 1/12/2014 he died. There was no security. Why? Why did the High Court not inquire? Why was no security given to their own CBI judge? Why did they not, the High Court, inquire into this matter? किसका बचाव हो रहा था? Then जिस रजिस्टर में नाम लिखे जाते हैं, वो VIP जो रजिस्टर है, उसमें केवल श्रीकांत कुलकर्णी जो उनके साथ अलेजिडली गया उन्हीं का नाम है, लेकिन मोडक, जज मोडक जो उनके साथ गया उनका नाम भी नहीं है, और लोया साहब का भी नाम नहीं है। वो रजिस्टर हमारे पास है, वो एक्सट्रैक्ट हमारे पास है, हम आपको अभी दिखाएंगे। ये रवि भवन में ये रजिस्टर है, इनमें केवल श्रीकांत कुलकर्णी का नाम है। श्रीकांत कुलकर्णी का, ही स्टेड इन AC suite number 10 of Ravi Bhavan, Nagpur, as per records in RTI, while there is no record found to stay of Judge Loya and Judge Modak. तो कहां रहे वो, ये नहीं मालूम। फिर उसमें कई एंट्रीज हैं ऑक्यूपेशन की, और इस रजिस्टर में अगर हम आपको दिखाएंगे तो 3 कॉलम ही खाली हैं, बाकी सब भरे हुए हैं, और एक कॉलम की एंट्री 2017 की है, ये भरा गया 2014 में। रजिस्टर 2014 का है, एक एंट्री 2017 की है। किसी ने गलती से 17 में भरा होगा वो 2-3 पेज, उसने गलती से 17 लिख दिया। ये रवि भवन के रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। देन फिर तीसरी बात यह है कि अब सतीश यूके जी आपको बताएंगे कि जो पोस्टमार्टम हुआ, सतीश जी आप बताइए, ये आप अब ले लीजिए, पोस्टमार्टम जो हुआ, क्योंकि ये सब तफ्तीश तो यही कर रहे हैं। जोकी पे नहीं, ठीक है सर।
जो कि मैं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हूँ, तो ये मामले में आपको आसान हिंदी में समझाता हूँ। स्लाइड नंबर सर, स्लाइड नंबर 15। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर यहाँ का पोस्टमार्टम रजिस्टर है। इसमें सारी एंट्रीज होती है कि उस दिन वहाँ पे कितनी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज़ प्राप्त हुई। इसमें सबसे ऊपर की जो एंट्री है वो जस्टिस लोया साहब की नाम की एंट्री है, और उनका जो पोस्टमार्टम हुआ है वो 10:50 पे हुआ है। और सबसे नीचे की जो दो एंट्रीज है, किस तारीख को? ये 1/12/2014 को। और वही डॉक्टर साहब श्री तुमराम, इन्होंने उसी दिन और 3 पोस्टमार्टम किए हैं। उसके बाद में जो नीचे की दो एंट्रीज है वो 1:10 पे 2 पोस्टमार्टम उन्होंने एट ए टाइम किए हुए हैं, ऐसी रिकॉर्ड कह रहा है। अब पोस्टमार्टम को 40-45 मिनट लगते हैं, लेकिन ये ऐसे एक डॉक्टर हैं जिन्होंने 2 पोस्टमार्टम 1 बजे कर दिए, एक साथ कर दिए। एक साथ कर दिए। अब कम से कम 40-45 मिनट बॉडी कट करना, उसका विसेरा कलेक्ट करना, इसको लगते हैं, और 15 मिनट उसका पोस्टमार्टम फॉर्म और विसेरा फॉरवर्डिंग फॉर्म को फिलअप करने में लगते हैं। ये डॉक्टर साहब ने 2 पोस्टमार्टम एक साथ किए हैं। ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से कतई मान्य नहीं है। उसके बाद में ये 1:10 पे 2 पोस्टमार्टम करते हैं, और उसके तुरंत 15 मिनट के बाद में फिर एक दूसरा पोस्टमार्टम करते हैं। और ये सारा गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। इसके ऊपर में जो सील है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की सील है। ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि ये रिकॉर्ड फिर से रीराइट हुआ है, मैनिपुलेट हुआ है किसी चीज़ को छुपाने के लिए। उसके बाद में स्लाइड नंबर 16 पे आएंगे। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जज लोया साहब का। इसमें जो फर्स्ट पेज पे नीचे की जो एंट्रीज है उसमें लिखा है कि एज पर द पुलिस ही डाइड ऑन 7/12/2014। लोया साहब की डेथ 1/12/2014 को ही, उनका पोस्टमार्टम 1/12/2014 को हुआ, और वो उस कागज़ पे लिखा है कि पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से ये 7/12/2014 को मरे हुए हैं। लेकिन ये हो सकता है, ये मैंने भी इनको बोला है कि ये 7 जैसे गलती से आदमी 1 लिखे तो 7 भी दिख सकता है। ये मैंने इनको बोला है कि हो सकता है ये गलती हो। जी ठीक है, हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते। जी। उसके बाद में स्लाइड नंबर 17 पे आएंगे। इसमें एक कॉलम है रिगर मॉर्टिस नाम का। रिगर मॉर्टिस यानी आदमी की जब डेथ होती है तो वो अगर ठंड के दिन होते हैं तो 10-15 घंटे के बाद में उसकी बॉडी अकड़ना शुरू होती है, जिसको रिगर मॉर्टिस बोलते हैं, जिसको हिंदी में मरण संकोच बोलते हैं। ये ठंड के दिनों में 10-15 घंटे के बाद में शुरू होता है, धूपकाले के दिनों में मिनिमम 10 घंटे लगते हैं। एक बात यह है कि जो पोस्टमार्टम हुआ ये 10:30 और 11 बजे हुआ सुबह, और उनकी मृत्यु कहते हैं कि 6 बजे हुई। तो नॉर्मली अगर डेथ 6 बजे हो और सर्दी के दिन है, दिसंबर के दिन है, तो रिगर मॉर्टिस आता नहीं है। ठीक है, और पहली रिपोर्ट कहती है पोस्टमार्टम की कि रिगर मॉर्टिस टिप्स पे था। ठीक है, सिर्फ उंगलियों पे था, लिम्स पे नहीं था, बाकी बॉडी पे रिगर मॉर्टिस नहीं था। लेकिन होता प्रोसीजर क्या है कि जैसे ही डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है, डॉक्टर जो विसरा है बॉडी का, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है ताकि विसरा केमिकल एग्जामिनेशन में चले जाए। तो जैसे ही 2 फॉर्म फिल होते हैं, एक पोस्टमार्टम के, एक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेंडिंग द विसरा टू द केमिकल एक्सपर्ट। विसरा के फॉर्म में लिखा है दैट द रिगर मॉर्टिस वाज वेल मार्क्ड, मतलब कि सारी बॉडी में था। तो एक रिपोर्ट कहती है कि टिप्स पे था, और वही डॉक्टर उसी टाइम कहता है कि सारी बॉडी पे था। आप ये स्लाइड को अगर स्लाइड नंबर 20 के साथ में अगर देखेंगे, जिस सर ने बताया अभी कि विसेरा वेल मार्क्ड ऑन होल बॉडी, ये आपको स्लाइड नंबर 20 पे दिखाई देगा। ये नीचे में कॉलम है रिगर मॉर्टिस वेल मार्क्ड। ये भी डॉक्यूमेंट उसी डॉक्टर ने प्रिपेयर किया है, उसी वक्त में प्रिपेयर किया है, और ये भी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। यानी एक ही डॉक्टर एक वक्त में बोलता है कि रिगर मॉर्टिस एक डॉक्यूमेंट में नहीं है, दूसरे डॉक्यूमेंट में बोलता है कि वेल मार्क्ड है।
इसमें से साफ सुथरा दिखाई पड़ता है तो कि वेल जो- मार्क्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6:30 बजे अगर डेथ हो और 11 बजे आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो वेल मार्क तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें से एक बात तो स्पष्ट तौर पे दिखती है कि पीएम रिपोर्ट जो है ये एंटीडेटेड, मैनिपुलेटेड है, और जो विसेरा गया हुआ है वो जस्टिस लोया का नहीं है। क्योंकि एक ही डॉक्टर के दो कॉन्ट्रडिक्टरी रिकॉर्ड अवेलेबल है, और ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, कानून के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में और कुछ बताना चाहते हो? जी सर, कोई खास बात हो तो बता दो। वैसे उसी तरीके से स्लाइड नंबर 19 ओपिनियन एज टू कॉज ऑफ डेथ, कोरोनरी आर्टरी इनसफिशिएंसी। ये डॉक्टर उस दिन पीएम में बोल रहा है कि उनकी डेथ जो है कोरोनरी आर्टरी इनसफिशिएंसी के कारण हुई है। सेम डॉक्टर उसी वक्त में विसेरा फॉरवर्डिंग फॉर्म में स्लाइड नंबर 21 पे अ केस ऑफ सडन डेथ, दोनों में उसने अपना ओपिनियन टोटली चेंज कर दिया है। एट ए टाइम दोनों पेपर्स बने हुए हैं, दोनों में फर्क है। इस तरीके से थैंक यू। अब हम मोटी मोटी बात आपको हमने आपके सामने रख दी। अब हम आग्रह करेंगे आपसे, एक तो सवाल पूछ लिए जो भी पूछ लिए, लेकिन सबसे अहम जो आग्रह है, ये मुद्दा किसी एक केस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये मुद्दा लोगों की हिफाजत का है, चाहे वो जज हो, चाहे वकील हो, और इंस्टीट्यूशन की हिफाजत का है। अगर इंस्टीट्यूशन खड़े होकर ये नहीं कहेगी कि अब इसकी जांच किसी सीबीआई के द्वारा नहीं होगी, मैं पूछना चाहता हूं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट द्वारा कैसे फैसले कोई कर सकता है? आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेंडिंग है। क्या किसी केस की इन्वेस्टिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा हो सकती है? ये तो तभी होगी ना अगर कोई हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होगी। तो हमारी मांग क्या है? सबसे पहले, दैट दिस मैटर मस्ट बी रिफर्ड to an independent SIT where there is no CBI officer and there is no NIA officer. This independent SIT must be chosen if this investigation is to go on. Otherwise, we will go to the nation, we will go to every village. हर हिंदुस्तान के हर कोने में जाएंगे अगर ऐसा नहीं हुआ कि ये अन्याय हो रहा है और कुछ छपाया जा रहा है और कुछ लोगों की हिफाजत हो रही है। तो ये हमारी मोटी मोटी मांग है। ये पब्लिक इंटरेस्ट द्वारा लिटिगेशन द्वारा नहीं हो सकता, और ये इंक्वायरी होनी चाहिए। और सबसे पहले जो बहन की स्टेटमेंट है उसके ऊपर तुरंत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि हाई कोर्ट बॉम्बे में क्यों नहीं हुआ, ये इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, और ये सारे रिकॉर्ड सीज करने चाहिए ताकि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, आगे कोई इसकी मैनिपुलेशन नहीं करे। क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गोलियां चल जाती हैं, लेकिन अगर हर मामले में जिसमें लगता है कि कोई शंका है, हर मामले में ऐसे गोली चलने लगे तो न तो हम जा पाएंगे कोर्ट, और न जज सुनाएगा फैसला। और यही बात हमारे वो 4 जज कह रहे थे, यही बात 4 जजों ने कही कि डेमोक्रेसी इज इन पेरिल, लोकतंत्र खतरे में है। हमें किसी एक केस से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन अगर इतने गंभीर मामले, इतनी एविडेंस के बावजूद एक पब्लिक इंटरेस्ट द्वारा एक वकील खड़ा होकर कहता है कि साहब ये 3 जजों की स्टेटमेंट है, 4 जजों की स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मान ली जाए और मामला खत्म हो जाए, ये न मैं मानूंगा, न हमारी पार्टी मानेगी, न हिंदुस्तान मानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Any questions? One by one. I'll take everybody, but you have to raise your hands and I'll start with you. You said that you want an independent probe that is without CBI, NIA. So what kind of probe are you looking at? Who will investigate if you don't have trust in these agencies?
Well, you know the trust of these agencies. Yes, so therefore you should get the name of independent officers. There must be some independent officers like an independent judge like Loya. There must be some independent officers in this country who everybody is agreed upon. They should investigate. Vivek, you want to say something? It's okay. Take question. Yes? I'll come to you. नहीं नहीं, इस समय डॉक्यूमेंट्स पेश हो रहे हैं कोर्ट में कि साहब ये जजेस की स्टेटमेंट है, ये 4 जजेस की स्टेटमेंट है, अब इसको क्लोज किया जाए। ये क्या हो रहा है? और ये देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाँ यही पूछना चाहता हूं कि ये क्या हो, ये महाराष्ट्र सरकार ने ये क्यों ऐसा किया कि अपनी एक छोटी सी अनऑफिशियल इंक्वायरी करके पेश करके जजेस के स्टेटमेंट लेके बोल दिया कि ये जी हम उसके साथ थे और कुछ नहीं हुआ। ये हो क्या रहा है? क्या सरकारें ऐसे करती हैं? उनको कहना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को ये कहना चाहिए, सरकार को कहना चाहिए कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट से जो ट्रांसफर कराया जा रहा है केस, उसके पीछे भी कोई नहीं, मैं देखिए, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा ऐसे, लेकिन इतनी हमें शंका है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश आ रही है और जिस तरह से उन्होंने 3-4 जजेस की स्टेटमेंट ली है, ऐसे तो कोई तफ्तीश नहीं होती ना। वो जजेस को क्या मालूम? ये सब मालूम है। I'll come to you. Few days ago has given a soundbite to media saying that they have no doubts about his death. Are you suggesting? Who said that? Who said that? Justice Loya's son, few days ago has given a statement to press. Are you suggesting that family is also under pressure? That's why they're making these. Well, if the sister says that she has grave doubts about his death, and the father says that he has grave doubts about his death, and you and I saw the demeanor of the young man, then you should draw your own conclusions. सर, मेरा सवाल ये है, इसी से जुड़ा हुआ वामपंथी दलों की तरफ से एक इम्पीचमेंट चीफ जस्टिस के खिलाफ वो एक प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के पास है। ये देखिए, जहां तक इम्पीचमेंट का सवाल है, मामला बड़ा संगीन है और वामपंथी दलों के लोगों ने हमारे साथ भी की है। हम भी बाकी लोगों के साथ बात कर रहे हैं कि फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, मामला संगीन है और जो होगा आपको पता चल जाएगा। Manoj ji. Today you also said that 3 lawyers that are also very suspicious. Apparently, to whom Justice Jaya has 2 lawyers, 1 lawyer and 1 retired district judge. inquiry also should cover these deaths. Naturally, this is part of the same transaction, it seems. It seems it's part of, जैसे सराबुद्दीन और प्रजापति की डेथ हुई, ऐसे ही ये हुआ। एक साल का फैसला था। 1 साल का फासला था, बस। Anil ji. सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम राष्ट्र में जाएंगे, पार्लियामेंट में कुछ करेंगे आप, और दूसरी चीज कि उस डॉक्टर का स्टेटस क्या है अभी, कहाँ है, जिंदा है, नहीं है, जिसने पोस्टमार्टम किया है? नहीं, अभी तो जिंदा होगा क्योंकि वो बेचारे ने बयान देना है इनके हक में। हम तो चाहते हैं हिफाजत रहे उसकी। हमारी भी थोड़ी बहुत हिफाजत कर देना यार। मेयो हॉस्पिटल में नागपुर में है, मेयो हॉस्पिटल में है। सर, स्वतंत्र एसआईटी की मांग की है। क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में ये एसआईटी काम करे? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि जैसे व्यापम में मौतें हो रही थी, उसी तरह पे ये मौतें? नहीं, ऐसा व्यापम में तो असली लोग बच गए और छोटे लोग फंस गए, तो हम चाहते हैं कि असली गोश्त फंस जाएं और बाकी लोग बच जाएं। अब पहला सवाल तो एसआईटी का है ना, सुप्रीम कोर्ट निगरानी में होना चाहिए। on the timeline of what you shown suggests that all this cover up started with the change of power in Maharashtra. Are you suggesting that? No, I don't know. See, this is a matter of investigation. How it happened, who is part of the cover up, I cannot say. As a political party, we can't make those allegations. But it seems to be a cover up. Now, who has done it, who has not done it, is it a cover up? What is the truth is to be investigated. Kamble ji, then Sunil. सर, जब तक एसआईटी नहीं बनती जैसी आप चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो क्या ये कागज लेके आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं? नहीं, हम चाहते हैं ये कागज हम उसी एसआईटी को दें जो निष्पक्ष होगी। हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा है? Sunil. Sir, I want to just digress on another issue of Justice S.N. Shukla. You know, the Yes. in-house committee has recommended and Chief Justice has written to the Prime Minister just like Solicitor said.
Right. for his removal. Right. What is the Congress party's position? Will you all support an impeachment motion? Will you support the CJI's recommendation for removal of him? Well, we certainly congratulate the Chief Justice of India for have taken a principled position, and that principled position must apply to all cases. You seem to have grave reservations about this case pending before the Supreme Court. Do you want to wait, or don't you think this evidence should be presented there? No, I see. As I said, if the Supreme Court sets up an independent SIT, we will collaborate with it. Are you pleading for that? Sorry? Are you going to plead? I am not there in the case, otherwise I wouldn't be here in the press conference. Thank you. Thank you.